जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम 2018 में जो आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के जीएस, जीके और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल जो हमारा CHSL का एग्जाम है उसको अभी टाल दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा ग्रुप डी का एग्जाम होगा वह कम से कम 2 से 3 महीने के बाद ही होगा। यानी कि आपके पास में कम से कम 2 से 3 महीने का समय है और इस दौरान आपको अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर लेनी है, जिससे जब आपकी परीक्षा शुरू हो तो चाहे आपका एग्जाम शुरुआत में हो या आपका एग्जाम बाद में हो, आप यहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। तो इससे पहले 2 भाग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोग उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप लोग डायरेक्टली मेरे साथ में लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको नीचे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर खास बात क्या होगी, जैसे देखिए आज जो हमारी 11 बजे की क्लास है इसमें हम लोग पड़ोसी देश या जो भी अन्य देश हैं उनसे संबंधित रेलवे एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे 11 बजे। तो ये भी लाइव टेस्ट होता है। 3:30 बजे हम लोग ग्रुप डी के यहाँ पर सेट 11 को डिस्कस करेंगे। रात की 9 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें हम लोग CBT 2 के सेट 5 को डिस्कस करेंगे। CBT 2 का भी पेपर यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। और आज रात जो 11:30 बजे की क्लास होगी उसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए जो आपके स्पेशल पुरस्कारों का वीडियो है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे आप उन सभी क्लास को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, यूज करना है कोड KV10 और उसके बाद में आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो मेरे सारे वीडियो होंगे बिल्कुल आपके लिए फ्री हैं, यानी कि आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप बहुत ही कम कीमत पे यहाँ पर KV10 कोड का यूज करके कोई भी पेड कोर्स खरीद सकते हैं। और रेलवे के लिए जो यहाँ पर कोर्स है वह बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो सिंपली आप यूज करिएगा कोड KV10 और इससे आप अपनी ग्रुप डी की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए ये आपका एडवर्टाइज वगैरह हो गया। अब हम लोग यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जो ICC अंडर 19 विश्व कप में 4 बार विजयी रहा है। तो ये है हमारा देश भारत। कौन है? हमारा देश भारत इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 4 बार विजयी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब कब कब हमारा देश जीता था? तो वर्ष 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में भी जीता रहा था। पिछले साल आपको याद ही होगा कि एक अंडर 19 विश्व कप हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें भारत की टीम ने हार गई थी बांग्लादेश से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2022 में इसका आयोजन वेस्ट इंडीज देश में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की अगर हम लोग सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो इस नदी का यहाँ पर नाम है बोल्गा। क्या नाम है? बोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो यांगजे इसका नाम है, जो कि चाइना में बहती है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो अमेजन है। उत्तर अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी है। अफ्रीका की बात करते हैं तो नील है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है मरे डार्लिंग। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए यहाँ पर मैंने सभी वीडियो के ऊपर ये मेंशन कर रखा है कि जो हम लोग यहाँ पर से डिस्कस कर रहे हैं वह आपका कब हुआ था। तो इसे आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछे गए थे या मैंने अपनी तरफ से प्रश्न को ऐड कर दिया है। तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे लचीला और कोमल कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे लचीला आपका होता है तांबा, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर। क्या नाम है? कॉपर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा तांबा हमारा सबसे लचीला होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि विद्युत बल्ब आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस डैश डैश भरी जाती है। तो यहाँ पर क्या भरा जाता है? तो इसमें भरा जाता है नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। इसके अलावा इसमें ऑर्गन भी भरा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो इसके अंदर ये फिलामेंट है ये किसका बना होता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपके टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का ये आपके बना होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं,
कल से आपकी जो इसके लिए थ्योरी की क्लास है वह भी शुरू हो जाएगी। तो वह क्लास आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलेगी, तो वहां से आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पर आर्ट बैकग्राउंड से हैं या फिर जो लोग केमिस्ट्री अच्छे से नहीं समझ पाते हैं वह लोग इस क्लास में जरूर आइएगा, जिससे आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट करके यहाँ पर केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें। तो उसकी क्लास आपको 11 बजे कल से मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आसान सा प्रश्न है। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो यह एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है, यानी कि हमारे यहाँ पर निर्वाचन के बारे में प्रावधान है। सुनील अरोड़ा अभी तक हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब इनके स्थान पर सुशील चंद्रा हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 80 मीटर की ऊंचाई की एक गेंद अगर आपकी गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो इस प्रश्न का मैं वैसे आपको उत्तर तो बता दे रहा हूं, लेकिन इस प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगेगा ये आपको नीचे कमेंट में बताना है, या फिर किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करके कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों व पत्तियों से अलग नहीं है। तो इसका नाम यहाँ पर होता है स्पाइरोगोइरा। क्या नाम है? स्पाइरोगोइरा इसका नाम होता है। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले आप यही समझ लीजिए। देखिए प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हमारा कौन सा ऐसा प्लांट बॉडी है जो कि जड़, तने और पत्तियों से अलग नहीं होता है, यानी कि आपको इसमें अलग अलग चीजें बिल्कुल नहीं मिलेंगी, सारी चीजें एक ही में आपको मिलती हैं। तो ये हमारा होता है स्पाइरोगोइरा, जो कि एक प्रकार का शैवाल होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि पत्तियों की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप याद रखेंगे। और ये जो हमारा होता है जब तालाब में पूरी तरीके से फैल जाता है तो तब हमारे तालाब का जो रंग है वह आपका हो जाता है हरा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का है। तो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर का जब प्रश्न आ जाए आपके सामने तो सिंपली आप लोग उस प्रश्न को पढ़िए, उसे प्रणाम करिए और उसके बाद में बढ़ जाइए आगे। यानी कि इसी प्रकार के ठीक प्रश्न आपको ग्रुप डी एग्जाम के लिए यहाँ पर तैयार करने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो बस आपको याद रखना है कि दो हमारे ऐसे प्लांट टिश्यू होते हैं जो कि आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा है जाइलम, दूसरा आपका होता है फाइलम। तो यहाँ पर इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जाइलम हमारा दिया गया है तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। जाइलम और फाइलम हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा जाता है। हाइड्रोजन जिसमें आपके फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन ये सारे एलिमेंट मिलते हैं, तो इन्हें हम लोग 17वें आवर्त वर्ग में रखते हैं। किसमें? 17th ग्रुप में इनको रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप पीरियोडिक टेबल भी देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा है 17वें नंबर का ग्रुप। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट देखने को मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि दो प्रतिरोध जिनका वैल्यू है 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो इस सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी। तो आसान सा आप लोग फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर प्रतिरोध आपके सामने दिए गए हैं, सीरीज में ये लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सिंपली ऐड करेंगे R1 + R2, ये आपका हो जाएगा 30 ओम। उसी प्रकार से आप फार्मूला लगाएंगे I = V/R, तो 6 में 30 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी विद्युत धारा की। तो ये आपका हो जाएगा 0.6 एम्पियर। वैसे आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो भी आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको हम लोग सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, तो वहां से आप इसको और आसान तरीके से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि वाटरलू का जो युद्ध है वह किस वर्ष लड़ा गया था। तो वाटरलू के युद्ध की बात करते हैं तो 1835 में ये युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच में? तो ये युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। किसके? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जून 1815 में बेल्जियम के वाटरलू में ये युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, आप कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए नाखून हो गया, बाल हो गया, मुहासे हो गए, पैर का अंगूठा हो गया, तो बाकी हमारे सारे बॉडी के पार्ट हैं, लेकिन मुहासों की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होता है। हाँ, ये निकल भले आता है हमारे शरीर में, लेकिन ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि कायल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश डैश होने से प्रेरित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री। तो फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आप यहाँ पर इसके फॉर्मूले को समझ पाएंगे, यानी कि जो नियम है, तो फिर आप आसानी से इसे कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री करेक्ट। फिर एक प्रश्न है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार एक कार्य करता है उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका जो संपूर्ण भार जिस बिंदु के ऊपर कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ऑक्सीजन अणु का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश डैश किसमें होता है। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है वह आपके माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी कि बंडिंग के द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन का कार्य कर सकता है। तो ये हमारा होता है हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा इसका नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा होता है हाइड्रा। और ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वह बिल्कुल भी सेक्सुअल नहीं होता है, यानी कि लैंगिक इनका प्रजनन नहीं होता है। ये सिंपली इस प्रकार से अलग होते हैं और ऐसे अलग होकर के ये एक नया अपनी नई बॉडी का निर्माण कर देते हैं, यानी कि अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा मुकुलन, जिसे हम लोग बंडिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, किसी प्रश्न में आपको अगर डाउट हुआ करेगा तो वह भी आप नीचे पूछ लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बता दिया करूंगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया आसान सा कि करेवा, जो कि मिट्टी या फिर गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको मिल जाएगा कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न जो कि फिर से रिपीट हो रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वह पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा। तो याद रखिएगा ये इसका होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। यानी कि अगर आप इस समय पृथ्वी के ऊपर 60 किलोग्राम के हैं तो फिर अगर आप चंद्रमा पे जाएंगे तो वहां पर आपका वेट होगा 10 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अगर हम लोग 9 जनवरी की बात करते हैं तो इस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, वे आपके दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी को याद होगा, यजवेंद्र चहल की बात करते हैं तो ये एक क्रिकेटर है। इस समय आरसीबी के लिए खेल रहे हैं, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे हैं। स्पिन गेंदबाज हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है। तो ये आपका है जन धन योजना। पता होगा आप सभी को पीएम जन धन योजना के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत जो भी हमारे देश में 10 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोग थे उनके लिए जीरो बैलेंस पे खाता खोलने की सुविधा दी गई थी। तो वित्तीय समावेशन इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि कई सारे हमारे एलिमेंट होते हैं जिनके बाद में इस प्रकार से डार्ट H2O लगा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके साथ में आपको पानी नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या होगा? बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग Na2CO3 के नाम से जानते हैं, इसमें आपको जल के तत्व देखने को नहीं मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कपास, ऊन या फिर रेयान की, तो ये बिल्कुल आपके सेम होते हैं। लेकिन अगर हम लोग कार्डबोर्ड की बात करते हैं तो ये इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एच हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है कि रासायनिक अपक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है उससे हम लोग उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हमारी ऐसी अपक्रिया जिसमें आपके उष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो दोनों अपक्रियाओं के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बेलूथम्पी किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न होते हैं वे आपके करने के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं।
45 में से 45 प्रश्न आपको कभी नहीं करने होते हैं। तो बस आप इस प्रकार के प्रश्नों को भी देख लें, हो सकता है कि आपसे रिपीट कर जाए तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अदरवाइज किसी को इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं पता होता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ये आपके त्रावण कोर्स से संबंधित थे। कुछ ही लोग होंगे जिनको इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पता होता है, बाकी अधिकांश लोगों का इसका उत्तर पता नहीं होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके छोड़ने के लिए ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव को लाता है। तो बहुत ही शानदार हार्मोन होता है, जो आपके निब्बा निब्बी वाला प्रेम होता है वह आपके इसी हार्मोन की वजह से शुरू होता है, और ये हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये हमारा हार्मोन होता है जिससे आपके बॉडी में युवावस्था में काफ़ी सारे चेंज देखने को मिलते हैं। तो ये बात हो रही है लड़कों की। किसकी बात हो रही है? लड़कों की। अच्छा, लड़कियों में कौन सा हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2018 में हमारी फेमिना मिस इंडिया कौन रही थी। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है 2020 से। तो ध्यान रखिएगा, मनसा बनारसी जो कि आपके हैं तेलंगाना की, ये आपकी 2020 के लिए यहाँ पर मिस इंडिया 2020 चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। तो जो हमारी परमाणु संख्याएं होती हैं उसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण यहाँ पर मोजली महोदय के द्वारा किया गया था, और इन्हीं के द्वारा जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका भी निर्माण किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया था। इनके द्वारा जो भी यहाँ पर एलिमेंट थे उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। इसमें आपको 18 वर्ग देखने को मिलेंगे, यानी कि 18 टोटल ग्रुप थे, और 7 यहाँ पर शामिल किए गए थे पीरियड। कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट थे, जिसमें आपके 98 थे नेचुरल और 20 यहाँ पर आर्टिफिशियल एलिमेंट शामिल किए गए थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 120 वाट के एक विद्युत लैंप का अगर प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है तो लैंप के द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट क्या होगी। तो आसान सा फार्मूला होता है, यूनिट इक्वल टू P × T डिवाइड बाई 1000। तो 120 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 घंटे से और डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आपका आ जाएगा 96 यूनिट। कितनी होगी? 96 यूनिट आपकी आ जाएगी। 0.96 यूनिट आपका होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। तो इसका सही सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की को 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित यहाँ पर शक्ति कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपका यहाँ पर लगेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये आपके होता है mgh के बराबर। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर शक्ति की बात करते हैं तो वह आपका होता है W/T। तो W की जगह पर आप mgh को रख देंगे और डिवाइड कर देंगे T से। तो 40 किलोग्राम भार हो गया, 10 आपका यहाँ पर हो गया क्या ग्रेविटी का मान, 5 यहाँ पर आपका हो गया हाइट और 4 हो गया टाइम। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 500 वाट आपका हो जाएगा उत्तर, यानी कि टोटल जो पावर जनरेट की जाएगी वह आपकी होगी 500 वाट। अगला प्रश्न पूछा गया कि 5 से 7% एसिडिक एसिड को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं विनेगर या फिर सिरका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को यहाँ पर क्या कहा जाता है, यानी कि ऐसी ध्वनि तरंगे जिनको आप लोग सुन नहीं सकते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक इन्हें हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि उस समय जो आपका गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, जो हमारा 2021 में हुआ है इसमें आपके उत्तर प्रदेश को मिला है, और जो हमारा 2020 में हुआ था उसमें आपके असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। तो 2020 असम और 2021 आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि अगर जो हमारे प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो इसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी प्रकाश की किरण पानी से ग्लास की तरफ जाती है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सामान्य की ओर झुक जाती है और इसकी जो स्पीड है वह आपकी हो जाती है धीमी। तो ये डिटेल आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर मीडियम है उसमें चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर चेंज होता है और इसी के कारण यहाँ पर ये आपकी बेंड हो जाती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि उस समय के खेलो इंडिया यूथ गेम से
इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके 2020 में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसमें आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था पहले स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि जो हमारा चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये आपके कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपके कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। कहाँ, सॉरी कर्नाटक नहीं, हरियाणा के पंचकुला में। और जो हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होगा वह आपके कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वह आपकी है उच्चतम। तो यहाँ पर आप सिंपली कर सकते हैं इसको कि जो हमारा 0 से 7 तक का विलयन होता है, इसमें आपके सांद्रता होती है H+ आयन की ज़्यादा, और इसे हम लोग एसिडिक सोल्यूशन कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप लोग 7 से 14 जाएंगे तो ये आपका हो जाता है बेसिक सोल्यूशन। कैसा, ये हमारा हो जाता है बेसिक सोल्यूशन। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो 2.4 है, इसमें आपके हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपका एक एसिडिक सोल्यूशन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखेंगे यहाँ पर यह पुरस्कार किसको मिला है, इरफान खान को। किसे, फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है वह मिला है इरफान खान को। उसी प्रकार से अगर हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। आखिरी प्रश्न है कि कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, इसका अंग्रेजी भाषा के लिए 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था। तो ये जो पुस्तक है इसके लिए अभी इसी साल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसे, अरुंधति सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार मिला है। बाकी अनामिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको हिंदी भाषा में मिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। शशि थरूर की बात करते हैं तो इनको पिछले साल अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार मिला था एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो ये क्लास होती है वह यहीं पर होती है समाप्त। बाकी आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने 2-4 दोस्तों के साथ में भी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर करवाइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है वही नीचे टाइप करेंगे यस। इससे मुझे थोड़ा सा पता चलता है कि कितने लोग यहाँ पर सीरियस एस्पायरेंट हैं जो कि वीडियो को पूरा देखते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर रोचक चीज़ बताता हूँ कि आपके कम से कम 80% लोग ऐसे होते हैं कि जो 2 से 3 मिनट ही वीडियो को देखते हैं। अब 2 से 3 मिनट में वह कितनी चीज़ें सीख लेते हैं ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। बाकी जो भी लोग यहाँ पर हैं वह वीडियो को पूरा देखा करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए सेट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।